अकड़म बकड़म लगाओ तिकड़म और भगाओ सारे दुश्मन। दुश्मन? कौन सा दुश्मन? अरे झूठ बोलना, चोरी करना, बड़े बड़ों की इज्जत ना करना, सोच के गलत अंजाम, प्रेम और सच्चाई के बल पे अकड़म बकड़म लगाओ तिकड़म और भगाओ सारे दुश्मन। दुश्मन? कौन सा दुश्मन? अरे झूठ बोलना, चोरी करना, बड़े बड़ों की इज्जत ना करना, गलत संगत, गलत काम, गलत सोच के गलत अंजाम, प्रेम और सच्चाई के बल पे चले चलो तुम सुबह शाम। अगर गलत कुछ हो गया तो ठीक करो सब बिगड़े काम। अकड़म बकड़म लगाओ तिकड़म और भगाओ सारे दुश्मन। दुश्मन? कौन सा दुश्मन? अरे झूठ बोलना, चोरी करना, बड़े बड़ों की इज्जत ना करना, गलत संगत, गलत काम, गलत सोच के गलत अंजाम, अकड़म बकड़म लगाओ तिकड़म और भगाओ सारे दुश्मन। मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है।
पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूं, पर मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ, ये आपकी बहू रीना है। माफी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफी समझदार लगती हो और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं। एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं।
कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया। प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है, और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी, अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली। पिताजी जल्दी चलिए, वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती हैं, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा। याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती हैं, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है, और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है। अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था।
आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हम कभी और चले जाएंगे। देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए, देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ, दादी, मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा, हमारे रिश्ते एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर। में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सास बहू के झगड़े के चक्कर में अनामिका के पति मोहित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा बार बार माँ और बीवी के झगड़े को सुलझाता ही रहता था, लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं लेती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अनामिका और पुष्पा के अंदर जोरदार झगड़ा हुआ और बात कुछ इस तरह थी। बहू, मैंने तुम्हें कल अपनी एक साड़ी धोने के लिए दी थी। हाँ मम्मी जी, वो साड़ी धोकर मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। उसी की बात कर रही हूँ मैं। जरा देख तो, इस साड़ी को देखकर किसी भी तरह से लगता है ये धुली हुई है। अरे मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोकर सुखाकर आपकी अलमारी में तह बनाकर रखी थी। आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। अरे कैसे बात कर रही है मुझसे? मेरे नखरे? अरे मोहित, जरा ये देख तो, ये साड़ी धुली हुई लग रही है क्या? अरे मम्मी, जब अनामिका कह रही है कि उसने साड़ी धोई थी तो मान लो ना। हर बात पर झगड़ा करना जरूरी है क्या? क्या है ना मोहित, तुम्हारी माँ को तो मेरे हर काम में नुस्ख निकालने की आदत पड़ गई है। जब तक दो चार खरी खोटी सुना नहीं लेती ना, इनका दिन नहीं निकलता। अरे चुप कर, बहू होकर मुझे जवाब देती हो। एक तो गंदे कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए, ऊपर से कैंची की तरह कचर कचर बोली जा रही हो। अरे मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने साड़ी धो कर रखी थी। तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, आप इस पर इस तरह तेल और घी की चिकनाई के दाग लगाकर लाएंगी
तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे तो हाथ से धोना चाहिए था ना। मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो एक कपड़ा रगड़ रगड़ कर हाथ से धो दूंगी। आपको पहननी है तो पहनिए, नहीं तो रख दीजिए। तुझे तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, मुझे जवाब देती है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे अनामिका, मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है? आज ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वो व्हाइट शर्ट पहन कर जाना है। मुझे पता है, आपने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था और आपकी शर्ट मैंने धोकर अच्छी तरह आयरन करके अलमारी में लगा दी है। जाइए वहां से ले लीजिए। अनामिका, ये तुमने क्या किया? ये देखो, शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है और ये तो एक जगह से जल भी गई है। नहीं नहीं मोहित, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हारी शर्ट ठीक से इस्त्री करके अलमारी में लगाई थी। तो फिर ये जल कैसे गई? अपने आप अलमारी में लटके लटके थोड़ी ना जल जाएगी। पर मोहित, मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। और अगर शर्ट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं नई शर्ट लेकर आ जाता। अब ऐन वक्त पर शर्ट कहाँ से लेकर आऊं? मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था, सब खराब हो जाएगा। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है? ये देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई व्हाइट शर्ट ला कर रखी है। लेकिन मम्मी, आप मेरे लिए व्हाइट शर्ट क्यों लेकर आई? अरे मुझे पता था तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है और अपनी इस बहू पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता मेरी साड़ी की तरह तेरी शर्ट भी गंदी करके रख देती। और देख, वही हुआ ना। बेटा, सारी टेंशन छोड़ और ये नई शर्ट पहन कर जा। थैंक यू मम्मी, आज तो आपने बचा लिया मुझे। कुछ दिनों के बाद, अरे अनामिका, जानती हो, ऑफिस में मेरा जो दोस्त है ना अमर, आज उसका बर्थडे है और उसे तुम्हारे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद है। थोड़ा सा बनाकर टिफिन में रख दो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा केक बनाकर आपके दोस्त के लिए रख दूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे ऑफिस के सारे लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्या बताऊं। प्लीज एक अच्छा सा केक और बना दो, मेरी तो ऑफिस में शान बढ़ जाएगी। अनामिका केक बनाने के लिए रख देती है। पुष्पा चुपचाप जाकर उस पर ढेर सारा नमक डाल देती है। देख अमर, तेरी भाभी ने तेरे लिए चॉकलेट केक बनाकर भेजा है, तुझे बहुत पसंद है ना? यार तू बहुत किस्मत वाला है, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है और साथ में केक भी। वैसे भाभी को थैंक यू बोलना। थैंक यू बाद में, पहले तो ये केक खा कर देख, बहुत मेहनत से बनाया है अनामिका ने। अरे यार, इस केक में तो बहुत सारा नमक है, लगता है भाभी ने शक्कर की जगह खूब सारा नमक डाल दिया है। अरे मोहित, तू तो अपनी बीवी की कुकिंग की बहुत तारीफ करता फिरता है, जरा पूछना अपनी बीवी से केक में नमक कब से डलने लग गया। क्या यार, तुझे भी मेरा ही जन्मदिन मिला था बिगाड़ने के लिए? केक नहीं लाना था तो मत लाता, कम से कम मुझे इस तरह नमक वाला केक तो नहीं खिलाता। अरे नहीं यार, अनामिका ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। घर जाने के बाद, अनामिका, अगर तुम्हारा केक बनाने का मन नहीं था तो ना बनाती, लेकिन मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? Have you
रश्मि और अमर लॉकडाउन के चलते डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बस लॉकडाउन खत्म होते ही चट मंगी पट शादी। उससे पहले घर में बात तो कर लो। अरे माँ पापा कभी मना नहीं करेंगे। अमर की बात सुन रश्मि खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और देखते ही देखते लॉकडाउन खुल जाता है, जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर रश्मि के घर पहुंच जाता है। अभी लॉकडाउन खुला ही है और कोरोना तो खत्म भी नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं। अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्मि अपने ससुराल पहुंच जाती है। बेटा, शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन बहू को बोल देना इस घर में हुक्म मेरा ही चलेगा, इसलिए अपना राज जमाने की कोशिश भी ना करें। माँ, रश्मि को यहाँ सिर्फ प्यार, आशीर्वाद और अपनापन चाहिए, पैसा या राज नहीं। बेटी की बात पर सास मुंह बनाए वहां से चली जाती है और अब वो हर रोज रश्मि को परेशान करना और ताने देना शुरू कर देती है। देखो, ये है आजकल की लड़की, इंटरनेट पर लड़कों से बातें करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती, और यहाँ तो देखो कितनी सीधी सुशील बनकर दिखा रही है। मम्मी, शादी के रिश्ते वाले इंटरनेट ऐप से जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेटिंग ऐप के जरिए मिलना किस तरह गलत हो सकता है? रश्मि के डेटिंग ऐप वाली बात सुन उसकी हैरान सास तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है, जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहां आ जाते हैं। हाय मेरी माता, इतना बड़ा झूठ! डेटिंग ऐप को इंटरनेट के जरिए मिली है बोलकर इस कलमुही को मेरे सर ला बिठा दिया। अरे नास पिटी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? वहां न जाने कितने लड़कों से गुलू गुलू करके तुझे मेरा ही लड़का मिला था फंसाने के लिए। माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रही हो। डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है, और तुम रश्मि को ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं भी तो था उस ऐप पर। पहले उसके लिए माँ से झूठ बोला और अब लड़ाई कर रहा है। सास और अमर की बात सुनकर रश्मि हैरान खड़ी रहती है। अमर, तुमने घर में झूठ क्यों बोला? ये सब देख रही हो ना, इसी की वजह से झूठ बोलना पड़ा। एक तरफ अमर और रश्मि की ये बात चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सास का नॉन स्टॉप क्लेश सबको परेशान कर देता है। सब एकदम चुप, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे कुछ ना सुनाई दे। पति की बात सुन सास चुप होकर वहां से चली जाती है, लेकिन अब वो रश्मि के सिर दुनिया भर के सारे काम डालकर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुश्किल कर देती है। मम्मी, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी। उम्मीद है किसी दिन तो आपका गुस्सा शांत होगा और नफरत प्यार में बदलेगी। रश्मि की अच्छाई को उसका नाटक समझकर सास गुस्से के 7वें आसमान पर चढ़ जाती है और उसी शाम रश्मि को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाकर उसकी बुराइयां करने लगती है। अरे कौशल्या, क्या बताऊं, आजकल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले रिश्ते घर परिवार वाले सब देख परख के कराते थे, और अब ये लोग खुद न जाने कहां कहां मिलकर खुद ही सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं। लड़की का कैसा दिन धर्म, कैसा ईमान, कैसा चरित्र कुछ नहीं पता, बस प्यार किया और घर लाकर बिठा देते हैं। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? आजकल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गए हैं, और फिर पूरी जिंदगी तो उन दोनों को ही साथ निभानी है। अपनी पसंद से शादी कर भी ले तो क्या दिक्कत, तू ही देख ले, पहले इतना अच्छा बेटा और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुण संपन्न बहू। और पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग ऐप के बारे में बताया, जहां लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं, और फिर अगर सब सही रहता है तो बात आगे भी बढ़ जाती है। अरे इसमें इतना खुश होकर क्या बता रही हो? ये तो गलत है। न जाने कौन क्या है, कितना झूठ कितना सच है। अरे पर सोचो, जब तुम किसी के बताए रिश्ते को देखने जाते हो तो क्या एक ही बार देखने से सच झूठ का पता लगा सकती हो? जरूरी नहीं कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत हो। अरे बहुत बार हमसे भी तो गलत फैसले होते हैं ना।
अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिल सकते हैं, फिर इसमें सिर्फ बच्चे ही गलत कैसे? सहेलियों की बात सुन सास सोच में पड़ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें ना तो वो रश्मि को परेशान करती है और ना ही कोई ताना सुनाती है, जिसे देख रश्मि परेशान हो जाती है। मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कुछ बोलती ही नहीं। तो मेरा परेशान करना ज्यादा अच्छा लगता है क्या? नहीं, आपकी शांति उससे ज्यादा परेशान कर रही है। शांति इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि गलत तुम लोग नहीं, मेरी सोच है। प्यार तो एक सुंदर एहसास और शादी खूबसूरत साथ है। अगर ये साथ सच्चा है तो कहीं पर भी किसी भी तरह जुड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन है? इतनी अच्छी बातें मेरी पत्नी तो नहीं बोल सकती। क्या आप भी? स्वाति ने इसी साल शहर के कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और अब उसके लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे हैं। स्वाति से ज्यादा उसके रिश्तेदारों को उसकी शादी की चिंता है, इसीलिए जो भी स्वाति के घर आता वो किसी नए लड़के की खबर जरूर ले आता। अरे दीदी, ये फोटो देख के बताओ कैसा है? राहुल नाम है लड़के का, मेरी सहेली की बहन का बेटा है। अपनी स्वाति के साथ एकदम प्यारी जोड़ी लगेगी इसकी। जरा दिखाना, फोटो तो बढ़िया लग रहा है। कोई गलत आदत वादत तो नहीं है ना इसे? और कमाता कितना है? अरे कोई गलत आदत नहीं है दीदी, आप कहो तो एक मीटिंग करवा देती हूँ, फिर सब कुछ फाइनल कर लेना। हाँ हाँ, ये सही कह रही हो तुम। संडे को स्वाति के पापा भी घर पे ही रहेंगे। बुआ फिर वहां से चली जाती है और रात को स्वाति की माँ उससे कहती है, स्वाति बेटा, आज कमला बुआ ने एक लड़के की फोटो दिखाई है। संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं, तैयार होना तुम बेटा। अरे मम्मी, आप कहाँ कमला बुआ के चक्कर में आ जाती हो? अभी इतनी जल्दी कोई शादी वादी नहीं करनी है मुझे। अरे बेटा, अच्छा लड़का है, बुआ जानती है उसे अच्छे से। हाँ स्वाति बेटा, एक बार मिल तो लो, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। वैसे तो कमला रिश्ता लाई है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। संडे की सुबह होती है और कमला बुआ राहुल और उसके मम्मी पापा को लेकर स्वाति के घर आती है। अरे आइए आइए भाभी,